ओरिएंटेशन कि वो ऑर्बिटल किस तरह से ओरिएंटेड है। तो हमने 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से देखे थे। एक था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको अपन ने एन से डिनोट किया था। एक था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको अपन ने एल से डिनोट किया था। एक था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम एंड स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस। एन हमें क्या बता रहा था कि ऑर्बिट कौन सी है, ऑर्बिट नंबर, ठीक है। एल बता रहा था कि उस ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स कितनी है। मतलब अब अपन बोर वाला मॉडल छोड़ चुके हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं, जो कि कहां होती हैं, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स, और सब ऑर्बिट्स में होते हैं ऑर्बिटल। तो एम बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और एस बताता है उनका स्पिन, कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनका स्पिन कैसा है। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करते हैं इसको। तो एन क्या आपका बता रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसा रहता है। तो एन का वैल्यू 1 मतलब मैं किस ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्बिट के नाम था ना उसका, एन इज इक्वल्स टू 1 के ऑर्बिट। अगर एन का वैल्यू 1 है तो एल का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर के एन माइनस 1, 0 से लेकर के एन माइनस 1। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए एल का वैल्यू सिर्फ एक ही होगा, वो क्या होता है 0, बिकॉज 0 से 1 माइनस 1 मतलब 0, तो 0 से 0 मतलब एक ही होगा ना, तो ओनली 0। और इसको अपन ने नाम क्या दिया था, इस सब ऑर्बिट को नाम क्या दिया था, सब ऑर्बिट को एस। एल इज इक्वल टू 0 मतलब क्या था एस, एल इज इक्वल टू 1 मतलब क्या था टी। मतलब नाम भी दिया था हमने, सब ऑर्बिट को क्या दिए थे, नाम भी दिए थे। जैसे ऑर्बिट के नाम है ना, ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट को के, सेकेंड ऑर्बिट को एल, थर्ड ऑर्बिट को एम, फोर्थ ऑर्बिट को एन एंड सो ऑन। इन द सेम वे हमने सब ऑर्बिट्स को भी नाम दिए थे। वो नाम क्या क्या थे, एल इज इक्वल टू 0 सब ऑर्बिट का नाम एस था, एल इज इक्वल टू 1 सब ऑर्बिट का नाम पी था, एल इज इक्वल टू 2 सब ऑर्बिट का नाम डी था, और एल इज इक्वल टू 3 सब ऑर्बिट का नाम एफ था, 4 के लिए जी एंड सो ऑन। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के पास एक ही सब ऑर्बिट है, एग्री। फर्स्ट ऑर्बिट के पास एक ही सब ऑर्बिट है क्योंकि एल का वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक जाता है। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड ऑर्बिट की, यानी कि एल, कौन सी ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, तो उसके अंदर कितने सब ऑर्बिट होते हैं, तो उसकी एल का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगा, 0 से 1, यानी कि इसके लिए एल का वैल्यू क्या जाएगा 0 और 1, यानी कि इसके पास एस नाम का सबशेल है और पी नाम का सबशेल है, एसपीडीएस। ठीक है, टॉकिंग अबाउट थर्ड ऑर्बिट जिसका नाम होता है एम, इसके पास कितने सब ऑर्बिट्स होंगे, 0 टू 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 0 1 एंड 2 यानी कि इसके पास 3 सब ऑर्बिट हैं, एस नाम का, पी नाम का और डी नाम का। एंड लास्ट अगर अपन चौथे की बात करें तो एन वाले में एल का वैल्यू 4 हो सकता है, 0 1 2 3, यानी कि एस सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट, एफ सब ऑर्बिट एंड सो ऑन। समझ आए क्या, यानी कि अब अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 ऑर्बिट नहीं होता, 1s उसका सब ऑर्बिट होता है। ऐसे ही 2 के पास क्या क्या होता है, 2s होता है और 2p होता है। 3 के पास क्या क्या होता है, 3s होता है, 3p होता है एंड 3d होता है। और 4 के पास क्या क्या होता है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। तो मैंने एक डायग्राम आपको बना करके दिखाया था कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो ये होगा आपका फर्स्ट 1s, फिर कुछ दूरी के बाद सेकेंड ऑर्बिट आता है, तो अब ऑर्बिट के सब ऑर्बिट बना रहा हूं मैं, तो ये हो गया आपका 2s और ये हो गया 2p। ठीक है, 2s एंड 2p। फिर अब थोड़ा सा गैप के बाद थर्ड ऑर्बिट चालू होगा, तो ये 3s, ये हो गया आपका 3p और ये हो गया आपका 3d, सब ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स के अंदर सब ऑर्बिट्स, ठीक है। और 4 के लिए 4s, 4p, 4d एंड 4f, ऑर्बिट्स के अंदर सब ऑर्बिट्स। तो आप ध्यान दे रहे हो,
जो ऑर्बिट का नंबर है उतने ही सब ऑर्बिट उसके पास है। इस ऑर्बिट का नंबर 1 था, उसके पास एक सब ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का नंबर 2 था, इसके पास 2 सब ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का नंबर 3 था, इसके पास 3 सब ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट का नंबर 4 था, इसके पास 4 सब ऑर्बिट। के एल एम एन, ये ऑर्बिट का नंबर और ये ऑर्बिट का नाम। इन द सेम वे ये सब ऑर्बिट्स के नाम हो गए। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन यहां भी नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? सब ऑर्बिट के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। सब ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। अब कितने ऑर्बिटल्स होते हैं सब ऑर्बिट्स के अंदर? तो उसके लिए भी अपन को थर्ड क्वांटम नंबर पढ़े थे, विच वाज m। और m का वैल्यू लाई करता है -l to l। n का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? -l to l, यानी कि जिसका वैल्यू l 0 है, l के लिए जिस l की 0 वैल्यू के लिए m का वैल्यू सिर्फ 0 ही होगा। हाँ या ना? देखिए -l to l यानी कि -0 to 0 इज 0 ओनली। और p के लिए क्या होगा? m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है p के लिए? -1, 0 and 1, बिकॉज -1 to 1। और d के लिए जहां पे l का वैल्यू 2 होता है, तो -2 से लेकर के +2 यानी कि 5, ये 3 और ये 1। एंड f के लिए m का वैल्यू कितना कितना हो सकता है? f के लिए l क्या है? 3, तो -3 से लेकर के +3 तक, -3 से लेकर के +3 तक, टोटल 7 ऑर्बिटल। समझ आया क्या? यानी कि s सबशेल के पास एक ऑर्बिटल, p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल, d सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल और f सबशेल के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। और इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहता है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? विथ ऑपोजिट स्पिन्स। ऑर्बिटल को अभी तो मैं बॉक्स बना करके दिखा रहा हूं। और ऑपोजिट स्पिन मतलब एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में भी रोटेट करता है और न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट करता है। जस्ट लाइक अर्थ revolves around the sun and also rotates around its orbit, है ना? अराउंड एक्सिस बोल सकते हैं, ऑर्बिट नहीं बोलना चाहिए, एक्सिस। अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, जिससे दिन रात हो रहा है। और ऐसा दिन रात 365 बार हो रहा है। समझ रहे हैं क्या? और उससे उस बीच में एक रेवोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो सेम चीज इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अकॉर्डिंगली स्पिन क्वांटम नंबर उसके 2 होते हैं, +12 फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, -12 फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, चलो ऑर्बिटल्स बना देता हूं मैं यहां पे। तो 1s के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, 2s के पास भी एक ही होगा, 2p के पास 3 होंगे, 1 2 3। 3s के पास एक होगा, 3p के पास 3 होगा, 1 2 3। और 3d के पास 5 होंगे, 1 2 3 4 5। 4s के पास एक, 4p के पास 3, 4d के पास 5 और 4f के पास 7। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 की कैपेसिटी कितनी हो गई? 2 की। इसमें 2 और इसमें 2 2 2, 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड की कैपेसिटी कितने की होती है? 8 की। ये तो बोर ने भी कहा था। थर्ड में 2 इधर, 2 इधर, 6 इधर और 10 इधर, 18। तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 18। ये भी बोर ने कहा था। 2 6 10 और 14 मिलाकर के 32। ये सब बोर ने पहले ही 2n² रूल से बता दिया था कि अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में n का वैल्यू 1 रखोगे तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दी फर्स्ट ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं बैठ सकते, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, बोर-बेरी स्कीम। इन द सेम वे n का वैल्यू 2 रखो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में कितने बैठ सकते हैं? 8। पर वो ऑर्बिट में नहीं बैठते। अब अपन को पता चला कि वो ऑर्बिटल में रहते हैं। ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स हैं और सब ऑर्बिट्स में अपने अपने ऑर्बिटल्स हैं और उन ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन बैठते हैं या वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और इन ऑर्बिटल का क्या होता है? शेप होता है। इन ऑर्बिटल का क्या होता है? शेप। जैसे कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, s ऑर्बिटल, वैसे ही p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, जिसमें एक डंबल z एक्सिस के अलोंग है, तो एक y एक्सिस के अलोंग है, तो एक x एक्सिस के अलोंग है। डंबल शेप।
ये शेप बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रहते वक्त कि वो रहेंगे तो इतनी जगह पे ही रहेंगे, तो ये स्फेरिकल हो गया, और अगर वो इतनी जगह पे रहेंगे तो ये डम्बेल हो गया। समझ रहे हो? ये एक डॉट है, इसके अलावा अलोंग एक लोब यहां बन रहा है, एक लोब यहां बन रहा है, मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन इतनी जगह में कहीं पे भी हो सकते हैं। आपने तो पी का 3 ऑर्बिटल बनाया ना, एक को नाम देते हैं पी एक्स, एक को नाम देते हैं पी वाई, और तीसरे को नाम देते हैं पी जेड। एक अलोंग दी जेड एक्सिस, एक अलोंग दी वाई एक्सिस, और एक अलोंग दी एक्स एक्सिस। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हर में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ अपोजिट स्पिन, हर में दो इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, राइट? तो टोटल एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ही है, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है इतने शेप में, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे कहीं पे भी हो सकता है इतने शेप में। तो वही होता है उसका शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, तो इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना? आगे बढ़ते हैं। लास्ट लास्ट क्या सेंटेंस लिखे थे, क्या लाइन लिखे थे, कुछ बताओगे क्या मुझे? हाँ मतलब एस का नाम, अच्छा एस लिखे थे ना। अच्छा एक चीज और अपन ने बात करी थी ना कि पी के 3 ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल्स, और एफ के 7 ऑर्बिटल, इन सब की एनर्जी क्या होती है? सेम। इनको हम क्या बोलते हैं? इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, इन पांचों की एनर्जी सेम होगी, और इन सातों की एनर्जी सेम होगी। इनको अपन क्या नाम दिए थे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी कि पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड तीनों की एनर्जी सेम होती है, क्योंकि ये बिलोंग कर रहे हैं एक ही ऑर्बिटल को ना, एक ही सबशेल को बिलोंग कर रहे हैं, तो सारे ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल हैव सेम एनर्जी। हाँ नो डाउट 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की एनर्जी ज्यादा होती है, 2p की उससे ज्यादा होती है, पर 2p के अंदर जो तीन आ गए, 2px, 2py एंड 2pz, इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। इसी को अपने नाम दिया था डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखेगा एक, थोड़ा क्वांटम नंबर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिखो, यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस, यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस, यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस। एसपीडीएफ क्या है? आपके सब ऑर्बिट्स के नाम। एल इज इक्वल्स टू 0 मतलब एस, एल इज इक्वल्स टू 1 मतलब पी, एल इज इक्वल्स टू 2 मतलब डी, और एल इज इक्वल्स टू 3 मतलब एफ। तो यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस, describe the orbital with following quantum numbers. With SPDF notations, describe the orbital with following quantum numbers. With using SPDF notations, describe the orbital with the following quantum numbers. With the following quantum number. ये ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर लिख रहा हूं, ध्यान देना। पहला है n इज इक्वल्स टू 2 और l इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है n is equals to 4 and l is equals to 0. थर्ड है n is equals to 5 and l is equals to 3, and fourth one is n is equals to 3, l is equals to 2. ये आपके चार अलग अलग ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर्स दिए हुए, दो ही क्वांटम नंबर दिया है, n और l। n और l आपको बताना है कि इसका नाम क्या है यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन। तो एक बता रहा हूं, बाकी तीन आप लोग बना लोगे खुद से, समझना ध्यान से। एन का वैल्यू 2 है ना, मतलब सेकेंड ऑर्बिट। एन का वैल्यू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, और एल का वैल्यू 1 मतलब एस पी। देखो एल का वैल्यू 0 से चालू होता है, याद रखना। एन का वैल्यू हमेशा 1 से चालू होता है, बट एल का वैल्यू 0 टू n माइनस 1, तो एल का वैल्यू हमेशा 0 से चालू होता है। तो 0 के लिए एस होता है, तो 1 के लिए क्या होगा? पी। तो एक्चुअली में हम ये कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 2p ऑर्बिटल। किसकी बात कर रहे हैं अपन? 2p की। समझ गए क्या कर रहे हैं अपन? इसका नाम क्या हो गया? 2p। वैसे इसका क्या नाम हो जाएगा? 4s। गुड, बाकी दोनों लिखो। समझ गए क्या कर रहे हैं? एसपीडीएफ नोटेशन यूज करके ऑर्बिटल का नाम दे रहे हैं जिनके क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या होगा इसका फिर? 5f, क्योंकि l इज इक्वल टू 3 मतलब एसपीडीएफ 0 1 2 3, एंड लास्ट वन 3 का d, 3 का d, 3d। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना।
which of the following which of the following set of quantum numbers which of the following sets of quantum numbers which of the following sets of quantum numbers are not permitted? Which of the following sets of quantum number are not permitted? Permitted मतलब जो गलत है, जो कभी हो ही नहीं सकता. Which of the following sets of quantum numbers are not permitted? पहला लिखो, n is equals to 2, l is equals to 2, m is equals to -1 and s is equals to plus half. क्या ये किसी इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो सकता है? क्या ये क्वेश्चन है, परमिटेड है कि नहीं है? अब समझना, n इज इक्वल्स टू 2 बोल रहे हैं, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट. सेकेंड ऑर्बिट के पास अगर n की वैल्यू 2 है तो l की दो ही वैल्यू पॉसिबल है. कौन कौन सी? 0 एंड 1. क्यों ऐसा बोला मैंने? बिकॉज l की वैल्यू लाई करती है 0 टू n-1, यानी कि 0 टू 1. तो l का वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकता. एम आई क्लियर? इसको समझ में नहीं आया क्या लिखा मैंने? देखो, 2 का s होता है, 2 का p भी होता है, पर 2 का d थोड़ी ना होता है. ये 2 का d लिखा हुआ है, ये क्या है? 2 का d. अब ध्यान समझो, n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है? ऑर्बिट नंबर इज 2. और उस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताइए मुझे देख करके इस फिगर में, कि सेकेंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं, कितने सब ऑर्बिट्स हैं? सॉरी, एक s और एक p बस. यानी कि l इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 1. l इज इक्वल्स टू 2 तो होता ही नहीं है. अब समझे क्या? तो ऐसे ही आपको खोजना है कि बाकी और 3 क्वेश्चन है इसमें, वो सही सेट ऑफ नंबर है. तो ये वाला तो गलत है, ये वाला कभी हो ही नहीं सकता किसी का, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 2 का d नहीं होता. 2 का d नहीं होता. आप ऐसे समझ के चलो कि s सबके पास है. हाँ या ना? देखो, s सब ऑर्बिट सबके पास है कि नहीं? अरे हाँ या ना? देखो ना, 1s, 2s, 3s, 4s, s सबके पास है. पर p कहां से चालू होता है? सेकेंड ऑर्बिट से. 2p, 3p, 4p, और इसके बाद वाले सबके पास p है. और d कहां से चालू होता है? थर्ड ऑर्बिट से. 3d, 4d, 5d, 6d, 7d सबके पास है. और f कहां से चालू होता है? 4 से. एम आई क्लियर? ठीक है. तो ये वाला हमारा क्वांटम नंबर परमिटेड नहीं है. ठीक है. तो इसमें नीचे क्या लिखोगे? देखो, इसके नीचे आंसर लिखना. इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? देखो नीचे, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड. द सेट ऑफ क्वांटम नंबर is not permitted. The set of quantum number, this set of quantum number is not permitted since the value of n, since the value of n, since the value of n, since the value of l, since the value of l cannot be equal to n, cannot be equal to n. यहां पे n का वैल्यू क्या है? 2. तो l या तो 0 होगा या तो 1 होगा. 2 नहीं हो सकता, या 2 से बड़ा भी नहीं हो सकता. देखो ना, मैंने लिखा ना, n के लिए, n की वैल्यू 2 के लिए l की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 और 1. n की 3 वैल्यू के लिए क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0, 1, 2. s, p, d. समझ गए क्या? तो कभी भी l का वैल्यू n से बड़ा नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा. यहां तो बराबर थे ना दोनों, तो बराबर भी नहीं हो सकता, ज्यादा तो छोड़ दो, कम ही रहेगा हमेशा. समझ गए क्या? तो इसलिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर गलत है. चलो एक और लिखते हैं, इसमें आप बताना ये सही है कि गलत है. देखो, n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है. ये तो छोटा है ना l. किसकी बात कर रहे हैं अपन? 2 p की. अरे l इज इक्वल्स टू 1 मतलब p, वी आर टॉकिंग अबाउट 2p. 2p तो होता है. ठीक है. तो n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू -1. ये हो सकता है क्या? क्योंकि m का वैल्यू -1 to 1 जाएगा, तो है ना, -1. सही है.
एंड लास्ट s इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। ये परमिटेड है, ठीक है। तो लिख लो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज परमिटेड। हाफ होगा मतलब क्या, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ बोलोगे और इस वाले के लिए माइनस हाफ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन। हो सकता है ना, मतलब समझा नहीं मैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन हाफ नहीं है, वो उसका नंबर हाफ है। मतलब प्लस हाफ का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसी ऑर्बिटल में रह करके, और माइनस हाफ का मतलब है कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसी ऑर्बिटल में रह करके। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होगा और दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ होगा। तो प्लस हाफ माइनस हाफ मतलब अपन इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर रहे हैं, इट इज डिनोटिंग इट्स स्पिन क्वांटम नंबर, कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है उस ऑर्बिटल में रह करके या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उस ऑर्बिटल में रह करके, ठीक है। तो ये परमिटेड है, तो लिखना नीचे दिस क्वांटम, दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज परमिटेड, यानी कि हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता है ना। चलो लिखो थर्ड एक और, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 0। हो सकता है ना ये वाला, तो यहां तक तो होगा, अभी तो लग रहा है ना। m इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू 0। नहीं होगा, रीजन क्या बोलोगे आप? आपका नाम क्या है? चैतन्य। क्या रीजन है इसका? हाँ मतलब आप ये बोलो ना कि सर एस जीरो नहीं हो सकता कभी। एस की दो ही वैल्यू होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ। बाकी तक तो यहां तक सब सही दिख रहा था ना। ये कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं अपन? 2s, 2s के लौते ऑर्बिटल की बात हो रही है। बट इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो गलत दिया है, तो क्या लिखेंगे? दिस सेट इज नॉट परमिटेड, और इसका रीजन क्या लिखेंगे? कि स्पिन क्वांटम नंबर कैन नॉट बी जीरो। दिस सेट इज नॉट परमिटेड सिंस द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर कैन नॉट बी जीरो। वैभवी आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? स्पिन क्वांटम नंबर कैन नॉट बी जीरो। एंड लास्ट, एक और लास्ट क्वेश्चन डी लिखिए, n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 2 एंड s इज इक्वल्स टू प्लस हाफ। चलो वैभवी बताओ। ठीक है। ऋषा, ऋषा हो सकता है। अच्छा अनुराग, हो सकता है। कैसे हो सकता है आप बताओगे? दृष्टि, नहीं हो सकता का रीजन? एल नहीं एम। वेरी गुड। समझे क्या बोल रहे हैं वो? n इज इक्वल्स टू 2 के लिए L1 तो ठीक है, यानी कि 2p की बात कर रहा हूं मैं, यस और नो? अब 2p में जो तीन ऑर्बिटल होते हैं उनका नाम -1, 0 और 1 होता है, 2 नहीं हो सकता। समझा? आया था कि नहीं आया था समझ में? आ गया था, पता था आंसर? समझे क्या ऋषा, अनुराग? ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है, यहां तक सब सही जा रहा था। पर m की वैल्यू इन तीनों में से ही एक हो सकती है। तो आप दो चीजें याद रखो कि l का वैल्यू 0 से n-1 होता है, और यानी कि l कभी भी n से बड़ा और बराबर नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट m? m का वैल्यू -L2L होता है बस। तो ये तो रेंज के बाहर हो गया ना। l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए था, यहां तो 2 लिखा है, तो ये गलत है। तो दिस सेट इज नॉट परमिटेड। रीजन क्या दोगे? हाँ वो रेंज के बाहर है बोल सकते हैं ना, तो लिख लो कि m कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, m कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, m कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। n इज इक्वल्स टू 3 होता तो नहीं, तब भी देखो आप n इज इक्वल्स टू 3, पर जब तक l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू
2 नहीं हो सकता। तब आप बात कर रहे हो 3p की, तो 3p में भी तो वही तीनों नाम के है ना, -1 0 एंड 1। समझ गए? वी आर टॉकिंग अबाउट 3p, तो 3p में 3 ऑर्बिटल है, -1 0 एंड 1 नाम के, तो m का वैल्यू 2 तो कभी हो ही नहीं सकता। फॉर l इज इक्वल्स टू 1 m कैन नॉट बी 2, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो m का वैल्यू n पे डिपेंड नहीं करता है, m का वैल्यू l पे डिपेंड करता है, l का वैल्यू n पे डिपेंड करता है। समझ गए ना? तो सबसे पहले अपन n पढ़े, n, तो n के n, ये n के बाद l पढ़े तो l का वैल्यू n पे डिपेंड करेगा, l के बाद m पढ़े तो m का वैल्यू l पे डिपेंड करेगा, ऐसे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होते हैं, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो वो कौन डिसाइड करेगा? सब ऑर्बिट डिसाइड करेगा कि मेरे पास कितने ऑर्बिटल होने चाहिए। तो अगर वो s नाम का सब ऑर्बिटल है तो उसके पास एक ही ऑर्बिटल होगा, अगर वो p नाम का है तो उसके पास 3 होंगे, अगर वो d है तो उसके पास 5 होंगे, और f होने के बाद 7 होंगे। समझ गए ना? हाँ, आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते थे सर कि अगर यहाँ पे l का वैल्यू 2 होता तो, पर l का वैल्यू 2 नहीं हो सकता बिकॉज n 2 है। तो करेक्ट नंबर क्या क्या हो सकता था इसका, कि n का वैल्यू 3 होता, तब l का वैल्यू हम 2 मान सकते हैं, और तब m का वैल्यू 2 हो सकता है। तब हम बात करें किसकी? 3d की, और 3d के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, -2 -1 0 1 एंड 2 नाम के, तो है ना पॉसिबल। समझ जाएगा? ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन लिखना, फिर अपन रूल्स में आते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। ये 4 नाम लिखे हैं मैंने, 1p 2s 3f 4d, इन चारों में से कौन से पॉसिबल है, कौन से नहीं है? सार्थक, पहला वाला पॉसिबल है, पहला वाला नहीं है बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। अनुराग, दूसरे वाले के बारे में क्या ख्याल अनुराग? है पॉसिबल? समझ में आ रहा है तेरे को क्या हो रहा है क्लास में? दिशा, पॉसिबल है 2 का एस? एस तो सबके पास है, ठीक है। हाँ, तो सुधा 3 का एस पॉसिबल है, तो नहीं हो तो फिर नॉट ही पॉसिबल होगा ना। अरे 3 के पास एस होता है, 3 के पास 3 ही होगा ना, एस पी डी। 4 के पास 4 होता है, एस पी डी एफ। 2 के पास 2 ही होता है, एस एन पी। और 1 के पास 1 ही होता है, एस। तो अगर एक होगा तो वो ऐस ही होगा। समझ गए ना? तो आप वो नंबर से पहचानो ना कि फर्स्ट ऑर्बिट के पास एक ही सब ऑर्बिट है, तो 1s। सेकेंड ऑर्बिट के पास 2 सब ऑर्बिट है, 1s, सॉरी 2s 2p। थर्ड ऑर्बिट के पास 3 सब ऑर्बिट है, 3s 3p 3d। और फोर्थ ऑर्बिट के पास 4 सब ऑर्बिट है, 4s 4p 4d 4s। इतना आसान है याद रखना कि ऑर्बिट नंबर ही बता देगा कि उसके पास कितनी सब ऑर्बिट्स हैं। तो पहला अगर ऑर्बिट है तो उसके पास एक ही सब ऑर्बिट होगी, 1s नाम की। और दूसरा अगर ऑर्बिट है तो उसके पास 2 होगी, तो s के बाद क्या आएगा? p आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, और ये वाला पॉसिबल है। 4d तो होता है, तो 4f है तो 4d भी होगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेंगे नीचे कि आर नॉट पॉसिबल होगा, तो लिख लेंगे 1p एंड 3f आर नॉट पॉसिबल, रेस्ट 2 आर पॉसिबल, 1p एंड 3f आर नॉट पॉसिबल। 3 का spd होता है और 1 का सिर्फ s होता है। ठीक है, तो 1p एंड 3f आर नॉट पॉसिबल। क्लियर है? ठीक है, अब जैसे हम बोर का मॉडल पढ़ते थे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम का चीज पढ़ते थे ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? एक अरेंजमेंट था इलेक्ट्रॉन का, कि अगर बोर ने कहा कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 11 इलेक्ट्रॉन कहां कहां बैठेंगे? तो उन्होंने कहा था फर्स्ट ऑर्बिट में 2 बैठेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 बैठेंगे, और थर्ड में 1 बैठेगा। और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे अपन 9th क्लास में? बीच में न्यूक्लियस, यहाँ पे अपन 2 ऐसे डॉट लगा देते थे, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। ये सेकेंड वाले में हम 8 डॉट लगाते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड वाले में 1। ये हम 9th क्लास में पढ़ते थे, जो कि गलत है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गलत है। जब ऑर्बिट में नहीं है तो आप ऑर्बिट में बता नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को, अब वो कहां पर है? ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो इसके लिए बोरबरी स्कीम थी जो बोर ने दी थी, कि एक
किसी भी शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना है तो 2n स्क्वायर रूल लगाओ। आखिरी शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, और इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट में भराएगा, फिर हम हायर एनर्जी की बात करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम सेकेंड ऑर्बिट को भरेंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। जिसकी एनर्जी सबसे कम है ऑर्बिट की, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद फिर हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भराएगा। ये सब बोर की स्कीम थी। अब ऐसे ही हमें 3 रूल पढ़ने हैं नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट, पहला रूल लिखेंगे फर्स्ट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें हाइफन डाल के लिखो। इट स्टेट्स दैट no two electrons in an atom, no two electrons in an atom, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. No two electrons in an atom, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उनका स्पिन नंबर अलग अलग रहता है। अब एग्जांपल समझना, लेट्स से मैं बात कर रहा हूं, बात करते चलो मैग्नीशियम की, है ना। हमने मैग्नीशियम क्या पढ़ा हुआ है, 12। एटॉमिक नंबर क्या होता है मैग्नीशियम का, 12। कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पढ़ी पहले उसको समझते हैं। 2,8,2 यही पढ़े हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी को अपन अपने नए वाले ऑर्बिटल वाले कंसेप्ट में ढालने की कोशिश करते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां है हमारे 1s के उस 2 ऑर्बिटल में, हाँ या ना। फर्स्ट ऑर्बिट के पास 1s है और उसके पास एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक्चुअली में वो ये है ऐसा। व्हाट अबाउट 8, ये सेकेंड ऑर्बिट में है, तो सेकेंड ऑर्बिट के पास 2s भी है और 2p भी है। 2s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है और 2p के पास 3, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठे। एंड लास्ट थर्ड ऑर्बिट यानी कि 3 का s, उसके पास एक ऑर्बिटल होता है, s के पास देखो ना, हर s के पास एक ही ऑर्बिटल है, भले वो 1 का हो 2 का हो या 3 का हो, s के पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां बैठ गए। ठीक है, अब आप इतने ये जो 12 इलेक्ट्रॉन आपने बैठाए हैं, इन सब का वो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलग अलग होता है। कैसे, इसकी बात करते हैं, पहले इसको उठाते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन को। इसके लिए n का वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट में है ना, तो n का वैल्यू 1, s में है तो l का वैल्यू 0, और l इज इक्वल्स टू 0 के लिए m तो 0 ही होता है, तो m की वैल्यू भी 0। व्हाट अबाउट स्पिन, प्लस हाफ। अब बात करते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन की। पहला तीनों नंबर सेम है उसका भी, क्यों, क्योंकि वो भी फर्स्ट ऑर्बिट को बिलोंग कर रहा है, वो भी s में ही है और वो भी उसी के इकलौते ऑर्बिटल में है। यहां तक सही है ना पूरा, बट स्पिन क्वांटम नंबर दोनों को अलग अलग कर दिया, तो यूनिक नहीं हुआ ना, मतलब यूनिक हुआ ना, दोनों का नंबर सेम नहीं है। हमने यही तो लिखा है अभी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, भले वो एक ही एटम में एक ही ऑर्बिटल में क्यों ना हो, उनके चारों नंबर सेम नहीं हो सकते। समझ रहे हैं क्या, मैंने आपको इसको अपन को एड्रेस के हिसाब से मैंने कैसे समझाया था आपका, कि हो सकता है कि आप दोनों लोग एक ही मोहल्ले में हो, है ना, एक ही गली में भी हो, पर हाउस नंबर तो अलग अलग होगा ना, समझ गए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक ही क्या मोहल्ले में थे, एक ही गली में भी थे, बट हाउस नंबर दोनों का अलग अलग था। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है। आप किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, आप इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों के लिए n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू क्या है त्रिशा
थ्री तो लिख चुका हूं मैं एन का वैल्यू। वो देखो ना कौन सा सब ऑर्बिट में है ना। और एम का वैल्यू एस के लिए 0 होता है। अब एक का स्पिन क्वांटम नंबर -12 है और दूसरे का, आ रहे कि नहीं समझ में? एक बार रिवाइज करा, मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि एक बार जरूर पढ़ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपको एक बार में पढ़ के नहीं समझ में आएगा, यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। इसलिए आज मैं शुरुआत में फिर से रिवाइज करवाया। ठीक है, तो इजी है पर कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो यही आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ अपोजिट स्पिन। इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से, अभी आपने क्या लिखा इसमें स्टेटमेंट में कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। उसको अपन अलग वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? सेम नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रहते हैं। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर दोनों का स्पिन भी सेम होता तो फिर तो ये रूल गलत हो जाता ना। तब तो दोनों का क्वांटम नंबर का सेट सेम हो जाता। तो कौन दोनों को अलग कर रहा है? स्पिन। इसका एक और तरीका क्या हो सकता है स्टेटमेंट का कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो नीचे लिखना, दिस प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, this principle can also be stated as, this principle can also be stated as, हाइफन डाल के लिखो, an orbital can have a maximum of 2 electrons, an orbital can have maximum of 2 electrons, an orbital can have maximum of 2 electrons, and these must have opposite spins, and these must have opposite spins, and these must have opposite spins। ठीक है, चलो त्रिशा एक काम करो, इस वाले का बताओ। वेरी गुड, पक्का 1। हाँ, और देखो m का वैल्यू, हाँ बोलो क्या बोलो, बोलो बोलो। 3 नहीं, देखो m का वैल्यू l पे डिपेंड करता है, -1 0 एंड 1। तो m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू +1। समझ गए क्या? और इसी के जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन है जो उसी के साथ उसी ऑर्बिटल में है, उसका ये तीनों क्वांटम नंबर सेम होगा, बस s का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/2। आ रहा दृष्टि समझ में? ठीक है, तो आपको देखो इस ऑर्बिटल नंबर से ही ना दो चीज तो पता चल जाएगा, n और l। ये n है और ये l है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले आप इन दोनों को देखो और बता दो सर n का वैल्यू 2 है और l का वैल्यू 1 है। उसके बाद देख लो कौन सा ऑर्बिटल में है। अपन अगर l का वैल्यू 1 चला रहे हैं तो -1 0 1। अगर l का वैल्यू 2 आता तो 5 ऑर्बिटल होते ना, क्योंकि 2 मतलब d होता है, d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, -2 -1 0 1 एंड 2। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन के लिए +12, खत्म। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट टू विथ अपोजिट स्पिन, या फिर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, नीचे एक नोट करके पॉइंट लिखना, नोट। देखो इसमें नंबर ऑफ सबशेल्स, सबशेल मतलब सब ऑर्बिट, इन इन nth शेल, इन nth शेल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n। इसका एग्जांपल समझना, फर्स्ट शेल में कितने सबशेल? एक। सेकेंड शेल में कितने सबशेल? दो। थर्ड शेल में कितने सबशेल? तीन। और फोर्थ शेल में कितने सबशेल? चार। एस नाम का, एस पी नाम का, एस पी डी नाम का, एस पी डी एफ नाम का। ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने कि छठवें सेल में कितने सबशेल होंगे, तो 6। सातवें शेल में कितने सबशेल होंगे, तो 7। एस पी डी एफ जी एच, वो चलेगा जो भी, हमको इतना जरूरत ही नहीं पड़ता हालांकि। ठीक है, समझ गए वाला फॉर्मूला? चलो सेकंड फॉर्मूला लिखना नीचे,
number of orbitals in a subshell, number of orbitals in a सबशेल। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? जैसे एस में एक होता है, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। इसका भी एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज इक्वल्स टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। एग्जाम्पल के लिए देखो, एल का वैल्यू 0 यानी कि एस के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2 इंटू 0 प्लस 1 कितने होते हैं? 1। L इज इक्वल्स टू 1 यानी कि P के पास 2 इंटू 1 प्लस 1 कितने? 3। L इज इक्वल्स टू 2 यानी कि D 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना? 5। और L इज इक्वल्स टू 3 यानी कि F 2 इंटू 3 प्लस 1 इज 7। समझ आएगा? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? आपको 2 इंटू एल प्लस 1 करना है। अरे वही माइनस एल टू एल, माइनस एल टू प्लस एल चलाओगे ना तो 5 हो जाएंगे, मतलब डबल प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन 0 भी काउंट करोगे ना। Am I क्लियर? -2 से 2 तक काउंट करने में आप 0 भी तो काउंट करोगे तो 5 हो गए ना। -2 -1 0 1 एंड 2। -3 से +3 तक काउंट करोगे तो 7 हो जाएंगे। -3 -2 -1, फिर 0 भी काउंट करना है तो 1 2 3 7 हो गए। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस 1। नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, maximum number of electrons in a subshell, in a subshell, in a subshell। बताओ तो मुझे इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए जनरल है? सबशेल बोल रहा है, ऑर्बिट नहीं बोल रहा है, सबशेल की बात कर रहा है। मतलब एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। पी में 6। तो कैसे आएगा? ऑर्बिटल का डबल, ऑर्बिटल का, अरे हाँ है ना, 3 है तो 6, 5 है तो 10 और 7 है तो 14, 1 है तो 2। तो आप डबल कर रहे हो, किसका डबल कर रहे हो? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का। तो इसी फॉर्मूले में सामने 2 लगा दूं क्या? क्या बोलते हो? अरे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर किसी के पास 5 ऑर्बिटल है तो कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा मैक्सिमम? 10। किसी के पास 7 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 14। आप अच्छे से लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, नॉट शेल। शेल होता तो आप सही बोल रहे हो, n2n², और यहां तो सब शेल बोला है ना, समझ ना? तो ऊपर नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप पहले निकाल चुके हो सबशेल में, उसका डबल डबल करना है हमको बस। पी होगा तो पी में कितने होंगे? पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 3 6। तो ऊपर के फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाई कर दो बस। क्लियर है? एग्जांपल समझना है तो देख लो। बताओ किस किस और किस सबशेल में निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? डी में निकाले। डी में 10 होते हैं ना, तो डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 2। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। सही है, 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो एक और लिखना नीचे फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनएच शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनएच शेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, सबशेल नहीं पूछ रहा है ना। एक शेल के अंदर सबशेल तो पता चल जाएगा एन वाला, पर ऑर्बिटल कितने होंगे? हाँ, एन नहीं, एन तो सबशेल ही है। मतलब देखो, अगर अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट शेल की, एन इज इक्वल्स टू 1 वाले की, उसके पास ऑर्बिटल कितने होते हैं? सबशेल एक होता है और उस सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, करेक्ट? बात करते हैं एन इज इक्वल्स टू 2 की, जिसके पास 2 सबशेल होते हैं, एस और पी, और ऑर्बिटल कितने कितने होते हैं? एस के पास 1 और पी के पास 3, ऐड हो गए कितने हुए? 4। एन इज इक्वल्स टू 3। अब आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आएगा। कितने सबशेल होते हैं? एस पी डी। ऑर्बिटल्स बताओ? 1 3 ना, हाँ, एंड 5, ऐड ओके। अब बताओ कुछ कुछ बन रहा है? कुछ सिमिलैरिटी बन रही है?
स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन गया? n स्क्वायर। समझे क्या? तो अब आप बता दोगे ना, फोर्थ ऑर्बिट के पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 16। कैसे 16? s का 1, p का 3, 4 हो गए, d का 5, 9 हो गए, और 7 f के, 9 और 7 16 ऑर्बिटल। और सब ऑर्बिट तो 4 होंगे, spdf, पर सबके ऑर्बिटल ऐड करोगे तो 16 हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हर ऑर्बिटल में 2, तो 2n स्क्वायर आ गया रूल हमारा। तो लास्ट फॉर्मूला लिखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल। अब आपको पता है कि nth शेल में ऑर्बिटल इतने हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2n स्क्वायर। समझ गए क्या? है ना? तो ये फॉर्मूला रटना नहीं है, तो अपन बना सकते हैं अपने से। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रूल लिखो। सेकेंड रूल, ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ। ये चलो ऑफ बाउ पर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एक और लिखो, हुंस, HUNDS, HUND हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंस रूल। ये सेकेंड रूल है हमारा। एक पॉली एक्सक्लूजन पढ़ लिया हमने, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लिखना इसमें हाइफन डाल के, दिस रूल डील्स विद दी, this rule deals with the filling of electrons, this rule deals with the filling of electrons, filling of electrons into degenerate, into degenerate, degenerate कौन सी थी? जिनकी एनर्जी सेम थी, into degenerate, ब्रैकेट में लिख लो इक्वल एनर्जी, degenerate के ब्रैकेट में इक्वल एनर्जी, ब्रैकेट क्लोज, ऑर्बिटल्स of the same subshell, of the same subshell, of the same subshell। इसमें s को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि s के पास तो एक ही ऑर्बिटल है। टेंशन किसको है? p को, जिसके पास 3 ऑर्बिटल हैं, d को जिसके पास 5 ऑर्बिटल हैं, और f को जिसके पास 7 ऑर्बिटल्स हैं। ये है p के तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये d के पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और ये f के सातों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मतलब इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। अगर ये सेम सबशेल को बिलोंग कर रहे हैं तो 2px, 2py एंड 2pz की एनर्जी सेम होगी। अगर ये भी पांचों एक ही सबशेल को बिलोंग कर रहे हैं तो पांचों की एनर्जी सेम होगी। तो रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप यहां पर पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, चौथा आने के बाद आप पेयरिंग चालू करोगे। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ना, कि अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप तीनों को पहले सिंगल सिंगल चॉकलेट दोगे। 3 आ गए तो ऐसा नहीं कि बड़े बेटे को तीनों दे दिए, क्योंकि तीनों तो आपके बच्चे हैं ना, तीनों आपके लिए सेम है, तीनों की एनर्जी सेम है। तो पहले हम क्या करेंगे? सिंगल सिंगल ऑक्यूपेंसी देंगे और फिर उसको डबल करना चालू करेंगे। ठीक है, हाँ तो लिखो नीचे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन, according to this rule, electron pairing in p comma d and f, p comma d and f orbitals cannot occur, electron pairing in p comma d and f orbitals cannot occur
until each orbital of a given subshell, until मतलब पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए. Until each orbital of a given subshell contains one electron each, contains one electron each, contains one electron each, or is singly occupied, or is singly occupied. एक ही मतलब है बोलने का, वन इलेक्ट्रॉन ईच, या जब तक सबकी सिंगल ऑक्यूपेंसी नहीं हो जाती आप पेयरिंग करना चालू नहीं करेंगे. एम आई क्लियर? बताओ, अगर आपके पास पी में दो ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा फर्स्ट वाले में और दूसरा जाएगा सेकंड वाले में. तीन आ गए तो थर्ड जाएगा तीसरे वाले में. चार आने के बाद आप पेयरिंग करना चालू करोगे, पांचवें में दूसरे का भी पेयरिंग हो जाएगा, और 6 इलेक्ट्रॉन जैसे आए तो सब तो सारे पेयर हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं है. और वही अगर आपके पास डी में 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो पहले आप सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से भरोगे, उसके बाद पेयरिंग चालू करेंगे. समझ गया ना? यही आपका होम्स रूल है. ठीक है, तो नेक्स्ट रूल डाल करके छोड़ देना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको. ऑफबाउ प्रिंसिपल, AUFBAU, ऑफबाउ प्रिंसिपल, ये लास्ट प्रिंसिपल है, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लायक बन जाएंगे, है ना. ये एनर्जी के साथ डील करेगा. जैसे बोर ने कहा था ना कि पहले कम एनर्जी वाला ऑर्बिट भराएगा, उसके बाद हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट भराएगा, वैसे अब ऑर्बिट की जगह ऑर्बिटल बोल देंगे कि पहले कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल भराएगा, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल भराएगा, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल भराएगा. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल का फिलिंग होगा इलेक्ट्रॉन से. तो ये तीनों रूल कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू. रिवाइज करके आओ पर ना, नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे प्रीवियस क्लास का रिवीजन जरूरी है. चलिए, थैंक यू.